हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कोचिंग जंक्शन में। मैं हूं शशांक मिश्रा और यहां पर हम देख रहे हैं यूपीएसआई के लिए हिंदी। हिंदी में अभी तक हमने संधि पढ़ लिया है। संधि क्या होता है यह हमने समझ लिया था और संधि के कितने प्रकार हैं यह समझ लिया था और संधि के अलग अलग नियमों को भी हमने यहाँ पर समझ लिया था। हमने देखा था कि संधि दो वर्णों के मेल से बनता है। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमने तीनों को एक एक करके देख लिया था, उनके अलग अलग नियमों को भी यहाँ पर समझ लिया था। उसके बाद से हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी इसके हल करने का प्रयास किया था। अब आज जो हमको पढ़ना है वह है समास। यहाँ पर हम समझेंगे समास कहते किसको हैं और समास के कितने भेद हैं और यह आपकी परीक्षा के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न किस प्रकार आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम डिटेल से समास को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर जो भी हमारी बातचीत होगी समास पर वह आपके परीक्षा को केंद्र में रखकर ही होगी, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपने यूपीएसआई के लिए केजे बैच में इनरोल नहीं किया है खुद को तो अभी इनरोल कर लें। उसके लिए आपको करना क्या है कि आप प्ले स्टोर पर जाकर कोचिंग जंक्शन ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से आप जो है खुद को इनरोल कर सकते हैं, या तो अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। संधि की क्लासेस अगर आपने नहीं करी हैं तो प्ले स्टोर पे आपको उपलब्ध हो जाएंगी और आप जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से भी आप सीधा संधि के क्लासेस पे जा सकते हैं, जिससे आपको संधि समझने में आसानी होगी। तो चलिए हम देखते हैं समास। यहाँ पर हम समास को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समास कहते किसको हैं, समास होता क्या है। हमने संधि में देखा कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। लेकिन समास में दो वर्ण आपस में नहीं मिलते हैं। समास में दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं। समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है और समास संक्षिप्तीकरण करने की एक प्रक्रिया है। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त कर देना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। जैसे कि हम देख लेते हैं उदाहरण में, यहाँ पर लिखा हुआ है ज्ञान का सागर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ज्ञान का सागर। यहाँ पर हमने जब का हटाया और इसका जब हमने विलुप्तीकरण कर दिया, इसको हमने विलुप्त कर दिया, तो हमको क्या प्राप्त हो गया, हमको प्राप्त हो गया ज्ञान सागर प्राप्त हो गया। अब यह जो है ज्ञान का सागर से इसका छोटा रूप है ना, ज्ञान सागर का, यह तो छोटा हो गया ना, संक्षिप्त हो गया। तो यह संक्षिप्त हो जाने की प्रक्रिया पूरी की पूरी क्या कहलाती है, समास कहलाती है। और जो संक्षिप्त होने के बाद जो हमको नया शब्द प्राप्त होता है इसको क्या बोलते हैं, हम सामासिक शब्द बोलते हैं। सामासिक शब्द, सामासिक शब्द या सामासिक पद इसको हम बोलते हैं। और यह पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास कहलाती है। तो हमने देख लिया यहाँ पर समास किसको कहते हैं। अच्छा, एक उदाहरण से इसको और हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया राजगृह, राजगृह। राजगृह को हम क्या कहते हैं, राजा का गृह या फिर राजगृह, राजा का गृह। यहाँ पर जब राजा का गृह को संक्षिप्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह राजगृह हो जाएगा। यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, राजगृह प्राप्त हो जाएगा। यह क्या होगा, सामासिक पद होगा या सामासिक शब्द होगा। और यह पूरी की पूरी प्रक्रिया, राजा का गृह को संक्षिप्त करने की पूरी प्रक्रिया जो है वह क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, समास बोलेंगे। आपको क्लियर हो गया होगा कि समास कहते किसको हैं। अब एक और उदाहरण से हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया राजकुमार, राजकुमार। यहां पर राजकुमार लिख दिया। राजकुमार का क्या अर्थ होगा, राजा का कुमार, राजा का कुमार। यहां पर राजा का कुमार को जब हम छोटा करेंगे, इसको जब हम छोटा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, राजकुमार हो जाएगा। यहाँ पर राजकुमार हमको प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यह जो है सामासिक पद है या सामासिक शब्द है यह, और यह पूरी प्रक्रिया छोटा करने क्या कहलाई, जो है समास कहलाया। यहाँ पर यह जो पहला पद है, यह जो पहला शब्द है वह क्या हो जाएगा, पूर्व पद हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम, पूर्व पद। इसको हम बोलते हैं पूर्व पद या पूर्व शब्द। और यह जो दूसरा शब्द है इसको हम बोलते हैं उत्तर पद, उत्तर पद बोलते हैं इसको हम।
तो यह पहला पद जो है उसको पूर्व पद बोलते हैं, दूसरे पद को या दूसरे शब्द को हम क्या बोलते हैं, उत्तर पद बोलते हैं। जैसे राजकुमार में यह जो पहला हमको शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है यह पूर्व पद है, और यह जो दूसरा शब्द है यह उत्तर पद है। यहाँ पर ज्ञान सागर में जो ज्ञान है वह पूर्व पद है और सागर उत्तर पद है। यहाँ पर राजगृह में राज जो है वह जो है उत्तर पूर्व पद है और गृह जो है वह उत्तर पद है। यहाँ पर हमने पूर्व पद और उत्तर पद भी समझ लिया। अब हमको चीज़ें समझनी है जो वो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला जब आपसे राजकुमार, तो आपके मन में किसकी छवि बनी, राजा की छवि बनी या राजा के बेटे की छवि बनी। यहाँ पर राजकुमार बोलने पर आपके मन में राजा की कोई छवि नहीं बनी, उसके पुत्र की छवि बनी, उसके कुमार की छवि बनती है। तो यहाँ पर कुमार ज़्यादा प्रभावी है, कुमार प्रधान शब्द हो गया। जिस शब्द में ज़्यादा प्रभाव हो वह प्रधान शब्द कहलाता है, और जिस शब्द में कम प्रभाव हो, जो कम वेटेज का हो, वह गौण शब्द कहलाएगा। जैसे कि आपने राजकुमार बोला तो आपके मस्तिष्क में सबसे पहली बात क्या उभरी, किसी राजा की छवि तो नहीं ना उभरी, एक कुमार की छवि उभरती है सबसे पहले, राजा की छवि नहीं। वो राजा का कुमार है, लेकिन आपके मन में राजा की बात बाद में आएगी, पहले जिसकी बात आएगी वह कुमार होगा। सबसे पहले आपने एक कुमार के बारे में सोचा, उनके पुत्र के बारे में सोचा, आपने राजा के बारे में नहीं सोचा पहले, सबसे पहले। तो यहाँ पर जो जिस भी शब्द के बारे में आपके मन में सबसे पहले छवि बनती है वही जो होता है प्रधान पद कहलाता है। यह क्या हो जाएगा, प्रधान पद। यह जो पद है वह प्रधान पद है। यह जो, एक मिनट, यह लिखा नहीं रहा ठीक से, एक मिनट। यह जो पद है वह क्या है, प्रधान पद है। और जिस पद के बारे में आपके मन में बाद में विचार आया वह क्या कहलाएगा, गौण पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गौण पद कहलाएगा। यह गौण पद है और यह प्रधान पद होगा। जैसे राजगृह की बात करेंगे हम, सबसे पहले क्या आएगा आपके मन में, राजगृह की बात जब हम करेंगे सबसे पहले एक घर की बात आपके दिमाग में आएगी। राजा तो बाद में आएगा, वो किसका घर होगा, राजा का, लेकिन वहाँ पर सबसे पहले जो बात आपके मन में आई वह किसी न किसी घर की आई ना। तो गृह जब आपके मन में पहले स्ट्राइक करता है, पहले आपके मन में गृह की बात आती है, तो गृह जो है वह प्रभावी हो जाता है, गृह जो है प्रधान शब्द हो जाता है, प्रधान पद हो जाता है, और राजा भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गौण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, गृह जो है वह प्रधान पद हो जाएगा और राजा जो यहाँ पर वह क्या हो जाएगा, गौण हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो उत्तर पद है वह प्रधान है और प्रथम पद जो है वह गौण है। यहाँ पर प्रथम पद और उत्तर पद आपको समझ में आ गया होगा, पूर्व पद उत्तर पद आपको समझ में आ गया होगा, प्रधान और गौण पद आपको समझ में आ गया होगा। अब यह जो है बार बार समास में प्रयोग होगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसको समझ लिया था। जैसे यहाँ पे राजकुमार में राजा जो है वह गौण है और कुमार जो है वह यहाँ पर प्रधान है। अब हम देख लेते हैं कि समास प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर जो पद प्रधान होता है उन पदों के प्रधानता के हिसाब से समास कितने प्रकार के होते हैं, यह हम समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि समास कुल मिला जुलाकर 4 प्रकार के होते हैं। मूल रूप से समास 4 प्रकार के होते हैं प्रधानता के आधार पर। वैसे हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं। आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि अभी तक तो हमने समास को 6 प्रकार के पढ़े हैं, लेकिन अभी यहाँ 4 प्रकार के कैसे हो गए। तो होता क्या है कि प्रधानता के आधार पर मूल रूप से समास 4 प्रकार के ही होते हैं, लेकिन हम हिंदी में इसको आसानी से समझने के लिए समास को हम 6 प्रकार का कह देते हैं। यहाँ पर तत्पुरुष समास 2 और प्रकार के होते हैं, उनको भी यहाँ पर जोड़ लिया जाता है, जिस वजह से समास 6 प्रकार के हो जाते हैं। तो एक एक करके यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा हाँ, अगर आपकी परीक्षा में आ गया कि मूल रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, समास 4 प्रकार के होते हैं। वैसे समासों के प्रकार कुल कितने होते हैं, 6। तो समास 6 प्रकार के होते हैं और मूल रूप से समास 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब समास वो जो प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं उनको हम समझ लेते हैं। पहला है जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो। जिस समास में पहला पद प्रधान होगा, पूर्व पद प्रधान होगा, वह क्या होगा, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। और जिस समास में उत्तर पद प्रधान होगा उसको हम क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास बोलेंगे। और जिस समास में उत्तर पद प्रधान होगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया राजकुमार, यहाँ पर लिख दिया राजकुमार,
अगर राजकुमार में यह पद प्रधान होता, अगर यहाँ पर प्रधानता राजा की होती तो यह क्या होता, अव्ययी भाव समास होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, कुमार की प्रधानता है, यहाँ पर उत्तर पद प्रधान है ना, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। तो आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे प्रथम पद, पूर्व पद या ये उत्तर पद, यहाँ पर दोनों में से जिसकी प्रधानता होगी उस हिसाब से यहाँ पर हम 4 प्रकार में बांट दिए हैं। पहला है कि जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, यानी कि यह पद जो है जिसमें प्रधान होगा वह क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जिस पद में यहाँ पर उत्तर पद प्रधान होगा, यानी कि कुमार वाला पद जो है, यानी दूसरा पद जो है प्रधान होगा, वह तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास में ही एक और प्रकार है, वह है कर्मधारय समास। यहाँ पर कर्मधारय समास, इसमें भी जो है उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का ही एक भाग है कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास का एक और उपभाग है, वह है द्विगु समास। यहाँ पर इसको हम इन सभी समासों को अलग अलग समझेंगे और इसको हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। एक भी प्रश्न यहाँ से आपका छूट के नहीं जाएगा। जो भी यहाँ पर आप पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे और चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। आपको परीक्षा में यहाँ से बहुत आसानी होने वाली है और चीज़ों को आप आसानी से वहाँ कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर होता है द्विगु समास। अब तीसरा है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसको हम क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास बोलेंगे। यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं, वो है द्वंद्व समास। अब जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास बोलते हैं जिसमें दोनों पद समान नहीं होते। यहाँ पर हमने देखा जिसमें पूर्व पद समास प्रधान होगा वह है अव्ययी भाव समास, जिसमें उत्तर पद प्रधान होगा वह है तत्पुरुष समास। फिर इसमें हम देखेंगे कर्मधारय और द्विगु समास देखेंगे। हमने तीसरा देखा कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, दोनों पदों की बराबर बराबर प्रधानता हो, जैसे मैंने कहा माता पिता, यहाँ माता और पिता दोनों प्रधान है, यहाँ पर कोई गौड़ नहीं हो जाता। जब आप माता पिता कहते हैं तो माता और पिता दोनों की एक साथ छवि आपके दिमाग में आती है। ऐसा नहीं है कि माता की छवि पहले आ गई पिता की छवि बाद में आई। तो यहाँ पर माता और पिता की छवि एक साथ बन के आती है आपके दिमाग में। इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह दोनों पद प्रधान हो जाएंगे। और वह जब दोनों पद प्रधान हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। और जिस समास में दोनों पद ही प्रधान ना हो, ऐसा हो सकता है ना कि पहला पद प्रधान हो या तो दूसरा पद प्रधान हो या तो दोनों पद प्रधान हो या तो दोनों पद ही प्रधान ना हो। जब दोनों पद प्रधान नहीं होंगे तो कोई तीसरा पद प्रधान रहेगा। यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने कहा कि श्वेतांबर या पीतांबर, जैसे मैंने कहा पीतांबर, यहाँ पर जैसे मैंने कहा चक्रपाणि जो चक्र धारण करता है। यहाँ पर चक्र और पाणी जब दो शब्द मैंने बोला तो यहाँ पर आपके दिमाग में भगवान विष्णु की बात आती है। यहाँ पर तीसरा शब्द प्रधान हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, कोई तीसरा पद है जो ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। जैसे नीलकंठ, जब मैंने बोला नीलकंठ तो यहाँ पर आपके मन में नीलकंठ को लेकर कोई विचार नहीं है। नीलकंठ बोलने पर भगवान शिव आपके दिमाग में आते हैं। यहाँ पर तीसरा पद प्रधान हो गया, यहाँ पर भगवान शिव प्रधान हो गए। इस वजह से यहाँ पर दोनों पद प्रधान नहीं रह गए, नील और कंठ दोनों प्रधान नहीं रह गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब एक एक करके इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होते हैं ये समास क्या है और इनको कैसे हम समझ सकते हैं, इनकी परीक्षा में किस प्रकार उपयोगिता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कहते किसको हैं, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो और पूर्व पद अव्यय अविकारी हो, उसके सहयोग से समस्त पद अव्यय हो जाएं, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब इसको हम समझते हैं, यह क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो। कहने का मतलब है कि जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, पहला पद जहां पर प्रधान हो वह अव्ययी भाव समास होगा, और वह पूर्व पद जो होगा, वह पहला पद जो होगा वह अव्यय या अविकारी हो। अविकारी होने का क्या मतलब है, अविकारी का मतलब है जिस भी शब्द पर लिंग, काल और वचन का कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे मैंने कह दिया कि कोई भी शब्द हम बोल दें जिसका लिंग पर, वह पुल्लिंग पर हम कह रहे हैं या फिर स्त्रीलिंग के लिए कह रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। वह भूतकाल के लिए कह रहे हैं, वर्तमान के लिए कह रहे हैं या भविष्य के लिए कह रहे हैं, एक वचन के लिए है, बहुवचन के लिए है, द्विवचन के लिए, किसके लिए वह शब्द कहा जा रहा है, किसी भी प्रकार से उसमें कोई परिवर्तन नहीं उत्पन्न होगा। जैसे हम कहते हैं कोई भी शब्द अगर ले लें, जहां पर पुरुष के लिए बोलेंगे तो भी वही बोला जाएगा, महिला के लिए अगर बोलते हैं तो भी वही बोला जाएगा। जैसे
खाता है, खाती है। खाता है जब हम बोलते हैं तो वहाँ पर पुरुष के लिए बोला जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब स्त्री के लिए हम बात करें खाती है हो जाएगा। तो यहाँ पर शब्दों में परिवर्तन हो रहा है ना, इसलिए ये अव्यय शब्द नहीं होंगे, ये अविकारी शब्द नहीं होंगे, ये विकारी हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जिसमें पुरुष या स्त्री होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिस शब्द में काल या वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर कहने का अव्ययी भाव की क्या परिभाषा हो गई कि जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो और पूर्व पद जो है अविकारी हो, उनका जब सहयोग होता है, उन अविकारी यानी पूर्व पद का ही, पूर्व पद या अविकारी शब्द के सहयोग से जब दूसरा शब्द हमको प्राप्त होता है समास के द्वारा, जो हमको नया शब्द प्राप्त होता है, समासिक पद प्राप्त होता है, वह भी अविकारी हो जाता है, वह भी अव्यय हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव समास बोलेंगे। अव्यय का अर्थ ही यही होता है कि जो व्यय ना हो, जो परिवर्तित ना हो, जो व्यय ना हो, जिसमें विकार उत्पन्न ना हो, अविकारी हो जो। तो यहाँ पर कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा लिंग दोष और वचन के हिसाब से। तो समझ में आ रही ना बात आपको कि अव्ययी भाव समास क्या होगा? जिसमें पूर्व पद प्रधान होगा और जो अविकारी होगा, जिसमें पहला पद अविकारी होगा पूर्व पद, और उसके सहयोग से पूरा का पूरा पद जो है, पूरा का पूरा शब्द जो है अविकारी या अव्यय हो जाएगा। तो यह क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास कहलाएगा। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात इसमें आपको समझ लेनी चाहिए कि जो अव्ययी भाव समास होता है, इसमें प्रत्यय शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें क्या होगा? प्रत्यय शब्दों का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण से हम समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यथा स्थान, यहाँ पर यथा स्थान लिखा हुआ है। यहाँ पर यथा क्या है? यहाँ पर प्रत्यय है। यहाँ पर क्या है? यथा प्रत्यय है। आजीवन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आजीवन। यहाँ पर अप्रत्यय है। यहाँ पे प्रति प्रत्यय है। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। स्थान के अनुसार, यथा स्थान मतलब क्या हो गया? स्थान के अनुसार। इसको जब हमने शॉर्ट किया, इसको जो हमने समास किया इसका, तो समासिक पद हमको क्या प्राप्त हो गया? यथा स्थान। यहाँ पर यथा प्रत्यय हो गया, तो यहाँ पर स्थान। अब यह जो है, इसको हम एक और उदाहरण में यहाँ जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यथा समय। यथा समय में यथा प्रत्यय, यहाँ पर क्या है? यथा प्रत्यय। बाकी समय यहाँ पर लिखा हुआ है। यथा समय मतलब क्या होगा? समय के अनुसार। यहाँ पर समय के अनुसार। इसके लिए कौन सा समासिक शब्द है? यहाँ पर है समासिक पद यथा समय। भर पेट, पेट भर के। यहाँ पर भर क्या है? समास प्रत्यय है। अनजाने, यहाँ पे अन प्रत्यय। निडर, निधन डर। यहाँ पर देखिए संधि भी है, यहाँ पर विसर्ग संधि है। ये आपको याद होगा जब हम संधि पढ़ रहे थे। यहाँ पर घर घर, यहाँ पर घर घर यानी प्रत्येक घर। यहाँ पर क्या हो गया? प्रत्येक घर, प्रत्येक घर की बात की जा रही है, तो क्या हो गया? यहाँ पर घर घर। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और यहाँ पर समझ लेते हैं। जब यहाँ पर ऐसे चिन्ह लगाए जाएं, संयोजक चिन्ह जब होगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? वह भी जो है, जहाँ पर भी आपको संयोजक चिन्ह दिख जाए, यहाँ पर प्रत्यय दिख जाए, तो आप तुरंत वहाँ पर क्या बोल देंगे कि यह अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए वह क्या है? यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। तो जैसे यहाँ पर प्रत्यय है, नी प्रत्यय है, अन प्रत्यय है, भर यहाँ पर प्रत्यय है, यथा यहाँ पर प्रत्यय है, प्रति प्रत्यय, अ यहाँ पर प्रत्यय, यथा प्रत्यय। तो जैसे ही आपको प्रत्यय दिखे, तुरंत आप क्या बोलेंगे कि वह अव्ययी भाव समास है। या तो आपको यहाँ पर बीच में ऐसे यहाँ पर ये चिन्ह यहाँ पर प्राप्त हो जाए, तो यह क्या हो जाएगा? यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और आपको यहाँ समझ लेनी चाहिए। जब किसी नदी का नाम आएगा और उसके सामने संख्या जुड़ जाए, जब कोई नदी हो और उसके सामने संख्या जुड़ जाए, तो वह भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आंख बूंद के आपको, आंख बंद करके आपको अव्ययी भाव समास पे टिक कर देना है। जैसे मैंने कहा द्विगंगा, द्वि यमुना, यहाँ पर मैंने कह दिया द्वि यमुना या द्विगंगा, तो यहाँ पर गंगा के साथ एक अंक यहाँ पर जुड़ गया। यहाँ पर नंबर्स की बात की जा रही है, द्विगंगा या द्वि यमुना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह अव्ययी भाव समास हो जाएगा। पंचगंगा, यहाँ पर पंचगंगा की जब बात होगी तो यहाँ पे पंच है, यहाँ पर आप द्विगु समास नहीं बोलने जाएंगे, यहाँ पर द्विगु नहीं होगा। द्विगु समास में क्या होता है? जब नंबर्स की बात की जाती है तो वह क्या हो जाता है? द्विगु समास। लेकिन यहाँ पर जैसे ही नदी की बात आएगी, नदी के नाम की बात आएगी और उसके साथ जब यहाँ पर लग जाएगा कोई भी अंक, नंबर, यहाँ पे जब संख्या का बात होगा, संख्या की बात होगी, तो यह जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है पंचगंगा। पंचगंगा में क्या है? पंचगंगा में यहाँ पे गंगा नदी है और पंच यहाँ पर क्या है? संख्या है। यहाँ पर संख्या की बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। द्वि यमुना, यहाँ पे दो यमुना की बात की जाए। यहाँ पे यमुना एक नदी का नाम है ना, तो जैसे यहाँ पे नदी का नाम आएगा उसके साथ संख्या कोई जुड़ी होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और नहीं करना है। जैसे आपको प्रत्यय दिखे कहीं पर, या फिर आपको संयोजक चिन्ह दिखे, या फिर इस तरह से आपको दिखे यहाँ पर, तो चीज़ें आप कह देंगे कि यह जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब जैसे देखते हैं हम, हमने उदाहरणों से इन सब चीज़ों को समझ लिया। अव्ययी भाव आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो जिस समास में पूर्व पद गौड़ हो और उत्तर पद प्रधान हो वह क्या होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, जिस समास में यहाँ पर पूर्व पद गौड़ हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, पूर्व पद गौड़ हो गया, और यहाँ पर उत्तर पद जो है वो प्रधान हो गया। अब जैसे मैंने कह दिया मतदाता, मतदाता, मतदाता में क्या आप मत की बात सोच रहे हैं क्या? आपको दाता की बात याद आ रही होगी ना, किसी व्यक्ति की बात याद आ रही होगी जो मत देने जा रहा होगा या फिर मत देने वाला होगा। यहाँ पर वह मत देता होगा। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मत की बात बाद में आई, पहले क्या आया, दाता शब्द आपने पहले सोचा है, दाता के बारे में पहले सोचा, कौन दे रहा है, मत कौन दे रहा है, वह कोई व्यक्ति है। तो यहाँ पर यह उत्तर पद जो है वह प्रधान हो गया और प्रथम पद क्या हो गया, गौड़ हो गया। तो यह क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पर कुछ और समझना है क्या, रॉकेट साइंस लगानी है क्या कोई, नहीं ना, सीधी सीधी बात है, जो हमने कह दी आपने समझ ली, यहाँ पर और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी जो है यहाँ पर क्या होता है, मत को देने वाला, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मत देने वाला, यानी मत को देने वाला, मत को देने वाला। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर परसर्गों का लोप हो जाता है। परसर्गों के आधार पर क्या होता है, समास 6 प्रकार के होते हैं। परसर्ग क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने कहा क, की, में, से, इन सब बातों को जो है, इन सब शब्दों का यहाँ पर लोप हो जाएगा। यहाँ पर कारक चिन्हों का लोप हो जाएगा। कारक हमने पढ़े हैं, कारक जो है यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संप्रदान, अधिकरण, ये सारे क्या होते हैं, कारक होते हैं। लेकिन यहाँ पर कर्ता कारक को हम यहाँ पर नहीं लेते हैं और संबोधन को यहाँ पर हम नहीं लेते हैं। कर्ता कारक यहाँ पर नहीं जोड़ा जाता। तो यहाँ पर लिखा हुआ परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। इनका जो है 6 प्रकार होता है। अब कहने का मतलब क्या, परसर्ग मतलब यहाँ पर कारक चिन्हों का जो प्रयोग है उनके आधार पर यह जो है 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे कर्ता को हम लेते नहीं है, तो यहाँ पर हम कर्म से शुरू करते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष, साथ ही साथ अधिकरण तत्पुरुष। यहाँ पर हम एक एक करके इन सबको समझने का प्रयास करेंगे। तो अच्छा, एक चीज़ और हम जान लेते हैं, जो कर्ता होता है उसके लिए हम ने चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कर्ता ने के साथ जुड़ता है, कर्ता का जो परसर्ग होता है वो ने होता है, और बाकी इन सब का हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे आगे, क्योंकि यहाँ पे कर्ता के बारे में नहीं लिखा हुआ है और कर्ता को हम समास में नहीं लिखते हैं, तत्पुरुष समास में हम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर कर्ता के लिए जो भी चिन्ह प्रयोग होता है वह ने है, ने परसर्ग यहाँ पर उपयुक्त होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले कर्म तत्पुरुष क्या होता है। कर्म जो है, कर्म तत्पुरुष में जो क्या होता है, को का लोप हो जाता है। जिस भी समास में को का लोप हो जाएगा वह क्या होगा, कर्म तत्पुरुष कहलाएगा। कर्म तत्पुरुष, जैसे मतदाता, मत को देने वाला, यहाँ पर को हटा दिया और यह क्या हो गया, मतदाता हो गया। यहाँ पर मत को देने वाला, मतदाता मतलब मत को देने वाला। गिरह कट, गिरह को काटने वाला, यहाँ पर को का लोप हो गया। कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे आपने पढ़ा है ना, कारक को पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को, कर्ण से, संप्रदान, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, वो अभी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि मतदाता यानी मत को देने वाला, जैसे यहाँ पर को आया आपके दिमाग में मतदाता के बारे में क्या आया, मत को देने वाला। जैसे ही आपने को यहाँ पर सोचा तुरंत आपने कह दिया यह कर्म तत्पुरुष है और क्या है, तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर यह मत, गिरह कट, गिरह को काटने वाला, गिरह को काटने वाला, यहाँ पर को तत्पुरुष, को का यहाँ पर क्या हो गया है, को परसर्ग का लोप हो गया है। जैसे कट फोड़ा, यहाँ पे काठ को फोड़ने वाला, यहाँ पे क्या होगा, कटफोड़वा एक चिड़िया होती है, यहाँ काठ को फोड़ने वाला क्या हो जाएगा, यह काठ को फोड़ने वाला, यहाँ पर काठ को फोड़ने वाला।
यहाँ पे काट फोड़ने वाले की बात की जा रही है। यहाँ पे को का लोप हो गया। चित्त चोर, चित्त को चुराने वाला, यहाँ पे को है, सभी में को है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी मतलब क्या हो, गगन को चूमने वाला, यहाँ पर को का लोप हो गया है। यहाँ पर जैसे ही को का लोप हुआ तो हमने कह दिया यह क्या है, तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, यहाँ पर कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। अब हम करण के बारे में जान लेते हैं। से या के द्वारा का यहाँ पर लोप हो जाता है करण तत्पुरुष में। कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पर से का जो अर्थ होगा यहाँ पे द्वारा का अर्थ होगा, यहाँ पे के द्वारा या फिर से। तो मतलब जैसे जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, जन्म से उत्पन्न। यहाँ पे मुंह मांगा, यहाँ पे से का लोप हो गया ना, यहाँ पे से का लोप हो गया। मुंह मांगा, यानी मुंह से मांगा, मुंह द्वारा मांगा या फिर मुंह से मांगा, मुंह के द्वारा मांगा या मुंह से मांगा, दोनों की बात एक ही है ना, दोनों का सेंस एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही होगा। यहाँ पर मुंह से मांगा या मुंह के द्वारा मांगा, तो यहाँ पर मुंह मांगा, यहाँ पर से का लोप हो जाएगा, या फिर मुंह के द्वारा मांगा कह दें तो यहाँ पर के द्वारा का लोप हो जाएगा। यहाँ पर से का जो सेंस है वह क्या है, के द्वारा का सेंस यहाँ पर मुंह जो है से का होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो से है उसका जो संबंध है वह के द्वारा के साथ है। यहाँ पर किसके साथ है, के द्वारा के साथ है। मुंह से मांगा, अब जैसे यहाँ पर गुणहीन लिखा हुआ, गुण से हीन, यहाँ पर से का लोप हो गया, यहाँ फिर से का लोप हो गया। जैसे यहाँ पर से का लोप हुआ और वह से जो है किसका सेंस रखता है, के द्वारा का सेंस यहाँ पर रखता है, यहाँ पर के द्वारा का सेंस यहाँ पर रखता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुण से हीन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर करण तत्पुरुष, यहाँ क्या हो जाएगा, यह करण तत्पुरुष। धन रहित, जैसे एक शब्द और है धन रहित, धन से रहित, जिसके पास धन ना हो, धन से रहित। विद्याहीन, विद्या से हीन, यहाँ पर से का लोप हो रहा है, बार बार यहाँ पर क्या हो रहा है, से का लोप हो जा रहा है। विद्या से हीन, यहाँ पर क्या हो गया, विद्या से हीन। तो यहाँ पर से का क्या हो जा रहा है, लोप हो जा रहा है। यहाँ पर शोकाकुल, शोक से आकुल, यहाँ क्या हो गया, यह शोक से आकुल, यहाँ पर शोक से आकुल। आकुल, तो यहाँ पर से का क्या हो जा रहा है, लोप हो जा रहा है। यहाँ पे हर जगह क्या हो जा रहा है, से का या के द्वारा का यहाँ पर लोप हो जा रहा है। जैसे यहाँ पर से का लोप होगा, यहाँ पर से पर सर का लोप हुआ, तुरंत आपने क्या कह दिया, यहाँ पर करण तत्पुरुष हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष। अब हम समझ लेते हैं संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप हो जाता है, के लिए हो जाता है, यहाँ पर के लिए का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पर हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, यहाँ पर के लिए का लोप जब हुआ तो क्या हो गया, यह हथकड़ी हो गया। यहाँ पर के लिए का क्या हुआ है, लोप हो गया है, हथकड़ी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए, यहाँ पर के लिए को क्या कर दिया हमने, विलोप कर दिया, इसका विलोपन कर दिया। जब के लिए का विलोपन हो जाएगा, यह लोप, इसका लोप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सत्याग्रह हो जाएगा, सत्याग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, यहाँ पर के लिए का लोप हो गया। जैसे के लिए का लोप हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, युद्ध भूमि। कन्या विद्या, कन्या के लिए विद्या, कन्या के लिए क्या, विद्या, तो यहाँ पर के लिए फिर हट गया, तो क्या हो गया, आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, यहाँ पर के लिए फिर से हट गया तो आराम कुर्सी बन गया। तो यह क्या हो गया, संप्रदान तत्पुरुष हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, संप्रदान तत्पुरुष। यहाँ चीज़ें बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, चीज़ों को बस नियम से समझते चलना है, एक एक करके आसानी से समझते चलना है। जैसे आपने इन चीज़ों को समझ ली, चीज़ें आसान हो गई। और आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि हथकड़ी में कौन सा समास है, तो आप हथकड़ी में जैसे देखेंगे, हाथ के लिए कड़ी, यहाँ पर के लिए का लोप हुआ, संप्रदान तत्पुरुष, वहाँ पर संप्रदान नहीं लिखा हुआ है तो आप लिख देंगे सीधा तत्पुरुष, यहाँ पे तत्पुरुष समास है। तो चीज़ें बहुत, सत्याग्रह में कौन सा समास है, आप आराम से यहाँ आप चीज़ों को कर जाएंगे। सत्याग्रह में सत्य के लिए आग्रह, आपको सोचना नहीं। तो चीज़ें हमने यहाँ पर संप्रदान के लिए, संप्रदान तत्पुरुष के लिए समझ ली। हथकड़ी आ गया, किसी ने पूछ लिया आपसे हथकड़ी में कौन सा समास है, तो आप आराम से बता लेंगे। सत्याग्रह की बात आएगी, सत्याग्रह में, अच्छा सत्याग्रह में यहाँ पर संधि भी है, सत्य प्लस आग्रह। जब हम संधि आपको पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था यहाँ पर, जैसे यहाँ पर सत्य, यहाँ पर उसको भी दोहरा लीजिए, सत्य धन आग्रह, यहाँ पर सत्याग्रह में यहाँ पर अ है, यहाँ पर भी आ है,
यहाँ पर दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया, यहाँ पर छोटा आ और यहाँ पर बड़ा आ, यहाँ दोनों मिलकर यहाँ पर क्या हो गया, बड़ा, यहाँ पर बड़ा आ बन गया, यह दीर्घ हो गया, यह क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। यहाँ पर दीर्घ संधि है, इसको भी आप यहाँ पर दोहराते हुए चलिए। सत्याग्रह, यहाँ पर समास कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष समास है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं अपादान तत्पुरुष। अपादान के बारे में यहाँ पर समझ लेते हैं। से या अलगाव की बात यहाँ पर होगी। यहाँ पर हमने से जो पढ़ा था अभी पीछे, वह हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर से के द्वारा का करण तत्पुरुष में हमने क्या पढ़ा था, से का प्रयोग हुआ है, से का लोप हुआ, लेकिन वह से किसके लिए था, वह के द्वारा के संदर्भ में था। लेकिन यहाँ पर जो से है वह अलगाव के लिए होगा, किसी से अलग होने की बात होगी। यहाँ पर धनहीन, जैसे मैंने कहा धनहीन, धन से हीन, यहाँ पे धन से किसी व्यक्ति का अलगाव हो रहा है, धन नहीं है तो धन से अलगाव की बात हो रही ना यहाँ पे। तो धनहीन क्या है, अपादान तत्पुरुष है। जैसे भयभीत, भय से भीत, भय से भीत, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जन्मांध मैंने कहा, जन्म से अंधा, यहाँ पर किसी के बारे में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर जैसे मैंने कहा ऋण मुक्त। यहाँ पर जब हम ऋण मुक्त की बात करेंगे तो कोई ऋण से मुक्त हो रहा है, ऋण से अलग हो रहा है, तो यह क्या हो गया, ऋण मुक्त। यहाँ पर से, ऋण से मुक्त, यहाँ पर जो से आएगा, जो यहाँ पर से शब्द है, वह जो है किस संदर्भ में आ रहा है, अलगाव के दृष्टि से आ रहा है, अलगाव से यहाँ पर संबंधित है। या धर्म भ्रष्ट, यानी धर्म से भ्रष्ट, यानी कि धर्म से यहाँ पर क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है, धर्म से भ्रष्ट होने की बात की जा रही है। देश निकाला, देश से निकाला, यहाँ से कोई देश से अलग हो रहा है, कोई यहाँ पर देश है। यहाँ पर जो से का सेंस है वह क्या है, यहाँ पे अलगाव का सेंस है, यहाँ पर क्या है, अलगाव का सेंस है। धर्महीन, धर्महीन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, धर्म से हीन, यहाँ पे धर्म से अलग हो रहा है कोई व्यक्ति, धर्म से अलग होने की बात की जा रही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही ना, जब जहाँ पर से का प्रयोग होगा और वह अलगाव के लिए प्रयोग होगा तो वह क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष। जहाँ पर से का प्रयोग होगा और वह जो है अलगाव के लिए नहीं, के द्वारा के लिए होगा, वह क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष हो जाएगा। यह चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जहाँ पर के लिए का प्रयोग होगा, जहाँ पर के लिए का लोप होगा, वह संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। अब हम समझते हैं इसके आगे। यहाँ पर हम देखते हैं संबंध तत्पुरुष क्या है। संबंध तत्पुरुष हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। संबंध तत्पुरुष में का, की और के का लोप हो जाता है, इन तीनों का यहाँ पर लोप हो जाता है, इन तीनों प्रसर्गों का लोप हो जाता है। जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर, यहाँ पर प्रेम का सागर, यहाँ पे का लोप हो गया है, यहाँ पर क्या हुआ है, का लोप हो गया है। प्रेम का सागर, यहाँ पर प्रेम सागर बन गया, यहाँ पर का लोप हुआ, तुरंत आपने कह दिया संबंध तत्पुरुष है। यहाँ पर प्रेम और सागर के बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है, संबंध बताया जा रहा है, यहाँ पर दोनों के संबंध की बात की जा रही है। तो क्या हो गया, यह प्रेम का सागर, यहाँ पर संबंध तत्पुरुष हो गया। जैसे दिनचर्या, दिन की चर्या, दिन की चर्या, यहाँ पर की जो है जैसे आया आपने क्या कह दिया, किस प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो यह क्या हो गया, संबंध तत्पुरुष हो गया। भारत का रत्न, भारत रत्न, यहाँ पर क्या हो गया, भारत रत्न, भारत का रत्न, यहाँ पर का है, यह क्या हो गया, संबंध तत्पुरुष हो गया। राम नाम, राम का नाम, यहाँ पर का है, का प्रयोग हुआ है। राम का नाम, राम का नाम, यहाँ पर क्या हो गया, यह संबंध तत्पुरुष हो गया। क्यों हो गया, कहेंगे यहाँ पर का प्रयोग हुआ। गृह मंत्री, गृह का मंत्री, यह क्या है, गृह का मंत्री। तो यहाँ पर जैसे ही का प्रयोग हुआ हमने कह दिया क्या, कि यह जो है संबंध तत्पुरुष है। बाकी जैसे हम यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर में या पर का लोप हो जाता है, अधिकरण में क्या होता है, में या पर का लोप हो जाता है। जैसे नीति निपुण, नीति में निपुण, यहाँ पर नीति में निपुण में से हमने में का लोप कर दिया तो हमको क्या प्राप्त हो गया, नीति निपुण प्राप्त हो गया। अब जब नीति निपुण प्राप्त हो गया और यहाँ से जो है में का विलुप्तीकरण हो गया है, में को हमने विलुप्त कर दिया है, तो यह क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, आत्मा पर विश्वास, यहाँ पे पर का लोप हो गया, पर का विलोपन हो गया, तो यह क्या हो गया, आत्मविश्वास हो गया। अब जैसे ये आत्मविश्वास हुआ और पर का लोप हुआ, आपने क्या कहा, यह अधिकरण तत्पुरुष है। घुड़सवार, यहाँ पर घोड़े पर सवार, घुड़सवार मतलब क्या, घोड़े पर सवार। प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न, यहाँ पर क्या हो गया, यह प्रेम में मग्न, प्रेम में मग्न।
तो क्या हो गया, प्रेम में डूबा हुआ, प्रेम में मग्न। यहाँ पर क्या हो गया, में का यहाँ पर लोप हो गया, तो हमको क्या प्राप्त हो गया, अधिकरण तत्पुरुष प्राप्त हो गया। गंगा स्नान, गंगा स्नान, गंगा में स्नान, तो क्या हो गया, वनवास, वन में वास, वन में वास। तो यहाँ पर में का यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों में का लोप हो रहा है। जैसे ही में का लोप होगा आप तुरंत वहाँ क्या बोलेंगे कि यहाँ पर क्या है, अधिकरण तत्पुरुष है। तो हमने यहाँ पर इन चीज़ों को समझ लिया है। अब इसको हम देख लेते हैं एक बार, इनको याद करने का हम एक आसान तरीका समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर को, यहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान द्वारा, यानी अपादान सॉरी, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से और संबंध काकी के अधिकरण पर, यहाँ पर यह सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसको जो है आप लिख लीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से, यह सारी चीज़ें, इस तरह से इसको याद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर समझ लिया तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के और भी कितने भेद होते हैं इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तत्पुरुष समास और भी दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर तत्पुरुष समास के जो उपभेद हैं उसमें और दो प्रकार हैं। जैसे यहाँ पर है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास ही, कर्मधारय समास जो है वह तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि समास जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। बाकी हिंदी में हम कर्मधारय समास को भी एक प्रकार मान लेते हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से तत्पुरुष समास का ही एक पार्ट है, तत्पुरुष समास का ही एक भाग है। तो कर्मधारय समास को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से हो। अब कहने का मतलब क्या हुआ, विशेषण का मतलब क्या हुआ, जो विशेषता बताता है और जिसकी विशेषता बताता है वह विशेष है। विशेषण जो विशेषता बताए और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह विशेष है। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, विशेष और विशेषण की स्थिति, या फिर उपमेय और उपमान की स्थिति बनती है, तो वह क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। यह चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, उदाहरण से और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इसमें क्या होता है, उत्तर पद इसमें भी क्या होता है, प्रधान होता है। यह आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर भी उत्तर पद प्रधान होगा। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि समास में उत्तर पद प्रधान है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, वहाँ पे आपको बताना है किस समास में उत्तर पद प्रधान हो जाएगा, तो वहाँ पर आप चीज़ों को आसानी से कर ले जाएंगे। तो कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होगा। हमने समझ लिया था कि जिसमें प्रथम पूर्व पद प्रधान होगा वह तत्पुरुष, वह अव्ययी भाव समास होगा। जिसमें उत्तर पद प्रधान होगा वह कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा, या फिर कर्मधारय समास होगा, या फिर वह द्विगु समास होगा। अब द्वंद्व समास होगा जिसमें दोनों पद प्रधान हो जाएंगे। बहुव्रीहि समास हो जाएगा जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं रह जाएगा, कोई तीसरा पद प्रधान हो जाएगा। ये हमने समझ लिया था पहले। तो यहाँ पर चीज़ों को आपको बस इस तरह से ही पढ़ के चलना है कि वहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण में हम समझ लेते हैं, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, उसके बारे में, मिर्च के बारे में कही जा रही है, विशेष से है यह, मिर्च की विशेषता बताई जा रही है। मिर्च कैसी है, मिर्च काली है, तो यह क्या है, विशेषण है, और यह विशेष से है। मिर्च क्या है, विशेष से, और यह काली क्या है, विशेषण है। यहाँ पर मिर्च की विशेषता क्या है कि मिर्च काली है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। नील कमल, नीला है जो कमल, यहाँ कमल की विशेषता बताई जा रही है। कमल क्या है, विशेष से है, और नीला क्या है, यहाँ पर विशेषण है। तो जिसकी विशेषता बताई जाएगी वह विशेष से हो जाएगा, जो विशेषता बताएगा वह क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही विशेष और विशेषण की जो है बात की जाएगी, तुरंत आपने क्या कह दिया, यहाँ पर वह क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। जैसे पीतांबर, पीला है जो अंबर, यहाँ पर अंबर क्या है, पीला है, यहाँ पर जो है उसकी विशेषता बताई जा रही है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुंह, यहाँ पर देखिए उपमा की बात की जा रही है, यहाँ पर किसी की उपमा की जा रही है, उपमेय और उपमान की बात हो रही है। चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के जैसा, यहाँ पर किसी की तुलना हो रही है ना, किसी की बात किसी के साथ किसी की उपमा की जा रही है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, कर्मधारय समास। सद्गुण, सद है जो गुण, यहाँ पर क्या हो गया, सद्गुण, सद है जो गुण, यहाँ पर गुण की बात बताई जा रही है, गुण की विशेषता बताई जाए। महान आत्मा, महात्मा, यहाँ पर क्या है, महात्मा, महान आत्मा, यहाँ पर आत्मा की बात बताई जा रही है, आत्मा की विशेषता बताई जा रही है, आत्मा कैसी है, महान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं द्विगु समास।
तत्पुरुष समास का एक भेद है, क्या है वो? द्विगु समास है, जिसमें जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो और अंतिम पद संज्ञावाचक हो और समस्त पद से समूह का बोध होता हो, वह क्या होगा? द्विगु समास कहलाता है। मतलब क्या हुआ? यहाँ पर अगर पहला पद जो है वहाँ पर संख्या की बात की जाएगी और जो दूसरा पद है वहाँ पर संज्ञा की बात की जाएगी, तो यह क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो, द्विगु समास हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर उदाहरण में हम देखते हैं नवरत्न, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? नवरत्न। यहाँ पर नव क्या है? यह संख्यावाचक है। यहाँ पर नव, नव रत्नों का समूह, यहाँ पर नौ क्या है? संख्या की बात हो रही है ना, और रत्न क्या है? यहाँ पर संज्ञा है। जैसे यहाँ पर संज्ञा आया और यहाँ पर संख्या आया, तुरंत आपने क्या कह दिया? वह द्विगु समास। यहाँ पर क्या हो गया? यह द्विगु समास। तुरंत यह द्विगु समास पे आप यहाँ पर टिक लगा देंगे। सप्तदीप, यहाँ पे सप्तदीप की बात है। सप्त मतलब सात, यहाँ पर सात दीप की बात की जा रही है, सात दीपों का समूह। यहाँ पे नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, यहाँ पर समूह की बात भी हो रही है ना साथ में। तो जब यहाँ पर समूह की बात होगी और पहला संख्यावाचक होगा और दूसरा संज्ञा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वह द्विगु समास हो जाएगा। सप्तदीप, यहाँ पे सात की बात हुई, तुरंत आपने क्या कह दिया? नंबर है भैया, नंबर है तो क्या है? यह द्विगु समास है। त्रिभुवन, देखते ही आपने कह दिया तीन भवन, तीन भवनों का समूह। त्रि यहाँ पर आया भैया, आपने क्या बोल दिया? सीधा सीधा आपने क्या कह दिया? यहाँ पर द्विगु समास होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर संख्या है, बाद में भवन की बात की गई है और भुवन की बात की गई है, तो क्या हो जाएगा? यह जो है संज्ञा है। अब यह भुवन संज्ञा है तो क्या हो गया? यह द्विगु समास हो गया। सप्त मंजिल, सात मंजिलों का समूह। सप्त मंजिल, सप्त मंजिल, यहाँ पे सत मंजिल लिखा हुआ है, सप्त मंजिल नहीं, सत मंजिल। यहाँ पर सत मंजिल में सात जो है संख्या है और मंजिल क्या है? संज्ञा है। जैसे इसकी बात हो गई और यहाँ पे समूह का बोध होता है, तो हमने क्या कह दिया? या भैया द्विगु समास। यहाँ पर तुरंत हमने क्या कह दिया? द्विगु समास। एक तारा, फटाक से आपके दिमाग में एक बात आएगी, एक, यहाँ पर जैसे एक आया तुरंत आपने कह दिया द्विगु समास। दोपहर, दो, द्विगु समास। पंचवटी, पंच, द्विगु समास। जैसे ही आपके दिमाग में, जैसे ही आपको दिखाई दे कोई संख्या, तुरंत आप क्या बोल देंगे? यहाँ पर क्या है? द्विगु समास है। यहाँ पर क्या है? द्विगु समास, तुरंत द्विगु समास। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे तत्पुरुष तथा उसके उपभेदों में, तत्पुरुष हो या फिर तत्पुरुष के बारे में और जो हमने कर्म कारण यहाँ पे बाकी चीज़ें संप्रदान अपादान ये सारी चीज़ें पढ़ी, वह सारे समासों में या फिर द्विगु या फिर कर्मधारय समास में तत्पुरुष की बात हो या फिर उसके सारे उपभेदों की बात हो, वहाँ पर लिंग निर्धारण जो होगा वह उत्तर पद के अनुसार होगा, उत्तर पद के अनुसार ही होगा। जैसे यहाँ पर जो उत्तर पद में होगा उसी हिसाब से हम क्या बोलेंगे कि यह कौन सा लिंग होगा, कौन से लिंग का यह शब्द है, यह हम कैसे बताएंगे? इस उत्तर पद से बताएंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे स्त्री रत्न, यहाँ पर स्त्री रत्न, स्त्री रत्न, यहाँ पर जब हम स्त्री रत्न की बात करेंगे तो यहाँ पर स्त्री पहले लिखा हुआ है, जानबूझकर मैंने यह जो है शब्द यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर स्त्री है, इसके वजह से यह स्त्री नहीं हो जाएगा, स्त्रीलिंग नहीं हो जाएगा, यहाँ पर रत्न के हिसाब से यहाँ पर लिया जाएगा। रत्न चूंकि जब पुल्लिंग होगा तो यह जो है पूरा का पूरा शब्द क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर पद के हिसाब से ही जो है क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूरा का पूरा शब्द पुल्लिंग हो जाएगा। उत्तर पद के हिसाब से हम लिंग का यहाँ पर निर्धारण करेंगे। तो बातें आपको समझ में आ रही है ना? द्विगु समास क्या होगा, कर्मधारय समास क्या होगा, और कर्मधारय में हमने तत्पुरुष समास को समझ लिया। यह सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होंगी। अगर चीज़ें दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत पड़े, फिर से आप इसी क्लास को दोबारा देख लीजिए, चीज़ें आपकी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बस आप इसको पढ़िए और परीक्षा में अच्छा नंबर लेके आइए। आप इनरोल कर लीजिए जल्दी से जल्दी। अगर आपको हिंदी बहुत अच्छे से पढ़नी है, हिंदी को समझना है, अगर ये आपको क्लास अच्छी लग रही हो, तो आप इनरोल कर लीजिए खुद को SI के KJF बैच में और अपनी परीक्षा की तैयारी को और अच्छे से करते रहिए, मजबूत कर लीजिए तैयारी को। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर अगला समास हमारा क्या है, वह है द्वंद्व समास। यहाँ पर क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आपको दिख रहा है सीधा सीधा, यहाँ पे द्वंद्व की बात होगी, दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी होंगे। जैसे एक दूसरे के विरोधाभासी होंगे या तो एक दूसरे के पूरक होंगे, तुरंत हम क्या बोल देंगे वहाँ पर? यह द्वंद्व समास होगा। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो, दोनों ही प्रधान होंगे, यहाँ पर कोई एक पद प्रधान नहीं होगा, दोनों पद प्रधान होंगे।
और वह दोनों अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते होंगे। जैसे मैंने कह दिया माता पिता, माता पिता में माता अलग है, पिता अलग है, फिर भी वह दोनों आपस में पूर्ण है, उनके लिए किसी और चीज़ की। माता पिता में आपने, जब मैंने कहा माता पिता, तो आपके मन में क्या आएगा? माता की छवि बनी? नहीं ना। पिता की छवि बनी? नहीं ना। दोनों की एक साथ छवि बनी? हाँ, दोनों की एक साथ छवि बनी। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं हैं, दोनों यहाँ पर स्वतंत्र हैं अपने आप में, और दोनों जो है प्रधान है अपने आप में। तो जब दोनों, इसलिए प्रधान नहीं है कि वो माता पिता हैं इसलिए प्रधान बोल रहे हैं, यहाँ पे शब्द की बात हो रही है, भावनाओं में मत जाइए कि माता पिता तो भैया प्रधान है ही, वो महान है, प्रधान ही नहीं महान है। यहाँ पर महान और प्रधान की बात नहीं हो रही, यहाँ पर शब्द की बात की जा रही है। यहाँ पर शब्द में यह दोनों की प्रधानता है, दोनों आपस में समान वैल्यू के हैं यहाँ पर। इस वजह से क्या हो जाएगा? यह द्वंद्व समास हो जाएगा। राम कृष्ण, यहाँ पर राम कृष्ण की बात आते ही कोई एक दूसरे से गौण नहीं होगा, कोई भी शब्द यहाँ पर एक दूसरे से गौण नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर द्वंद्व समास। भाई बहन, यहाँ भाई बहन में क्या कोई एक दूसरे के गौण है क्या? नहीं। यहाँ पर भाई और बहन, यहाँ दोनों अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, और यहाँ पर क्या है कि यह दोनों जो है एक दूसरे के जो है बराबर हैं। यह दोनों, यह जो उत्तर पद और प्रथम पद है, पूर्व पद है, यह दोनों जो है समान भाव के हैं, समान जो है इनकी प्रधानता है। इस वजह से क्या हो जाएगा? यह द्वंद्व समास। पाप पुण्य, यहाँ पे पाप पुण्य भी एक दूसरे के जो है, यहाँ पर एक दूसरे स्वतंत्र हैं और एक दूसरे के प्रधान हैं, एक मतलब दोनों प्रधान है। यहाँ पे सुख दुख की बात की जाएगी, सुख और दुख दोनों प्रधान हैं आपस में। दाल रोटी, दाल रोटी क्या है? आपस में दाल और रोटी दोनों स्वतंत्र हैं लेकिन दोनों प्रधान हैं। जब दोनों प्रधान हैं तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। दिन रात, यहाँ पे दिन रात की बात आएगी, रात दिन, रात दिन। यहाँ पर जैसे ही ऐसी चीजें आए आपके सामने दिखें, रात दिन, काला गोरा, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? जब एक दूसरे के अपोजिट चीजें, जैसे द्वंद्व में दिखने लगे चीजें, या तो एक दूसरे के समानार्थ, मतलब एक दूसरे स्वतंत्र दिखने लगे चीजें आपको, तो वहां पर क्या बोल देंगे आप कि वह जो है क्या है? द्वंद्व समास है। चीजें आपकी तुरंत वहां पर क्लियर हो जाएंगी, वह क्या होगा? द्वंद्व समास ही होगा। अब हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ छल कपट है, छल कपट, छल अपने आप में स्वतंत्र है, कपट भी अपने आप में स्वतंत्र है, और दोनों प्रधान हैं। इनमें किसी का भी ऐसा नहीं है कि पूर्व पद प्रधान है या उत्तर पद प्रधान है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों प्रधान है आपस में। इसलिए क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास आपको समझ में आ गया ना? एकदम से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं क्या है द्वंद्व समास के कितने भेद हैं। द्वंद्व समास यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं। इतरेतर द्वंद्व, यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है? और का लोप हो जाता है, कुछ और करना नहीं है, चीज़ों को बस समझ लेना है। यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है? यहाँ पर और का लोप हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है? और का, माता पिता, माता और पिता, यहाँ पर क्या है? माता और पिता। यहाँ पर क्या हुआ है? और का लोप हो गया है। क्या हो गया? तब यह माता पिता। भला बुरा, भला और बुरा, यहाँ पर किसका लोप हो गया? और का लोप हो गया है। जैसे ही और का लोप हुआ आपने कह दिया इतरेतर द्वंद्व हो गया। यहाँ आपसे परीक्षा में पूछे नहीं जाएंगे इससे प्रश्न, बहुत कम ही चांस है कि इतरेतर द्वंद्व कह के आपसे कोई प्रश्न पूछ लिया जाए, लेकिन फिर भी आपको जान लेना चाहिए जब आप द्वंद्व पढ़ रहे हो तो, समास पढ़ रहे हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह भला बुरा, यहाँ भला और बुरा की बात आ गई। अब जैसे वैकल्पिक द्वंद्व की बात आएगी तो क्या हो? या अथवा का जो है लोप हो जाएगा। थोड़ा बहुत, थोड़ा अथवा बहुत, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये थोड़ा, थोड़ा अथवा या बहुत, थोड़ा या बहुत, इसको ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा या बहुत। यहां पर क्या हुआ? या का लोप हो गया है ना, या का लोप हो गया है। जैसे या का लोप होगा या क्या हो जाएगा? वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा। इधर उधर, इधर या उधर, इधर या उधर की बात की जा रही है, तो क्या हो गया? यह वैकल्पिक द्वंद्व हो गया। समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व में क्या हो जाएगा? समाहार द्वंद्व में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ अतिरिक्त अर्थ निकलते हैं, किसी भी शब्द का जो है एक अलग अर्थ निकलेगा। यहाँ पर सेठ साहूकार, सेठ साहूकार में क्या होगा? यहाँ पर सारे जो सेठ हैं उनकी बात की, सारे अमीर लोगों की बात की जाएगी। सेठ साहूकार में सेठ साहूकार किसी ने कह दिया
तो बहुत सारे अमीर लोगों की बात की जाएगी यहाँ पर, जितने भी अमीर हैं सबकी बात की जा रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेठ साहूकार कहने पर सारे अमीर वर्ग जो है यहाँ पर जुड़ जाते हैं। यहाँ पर कोई एक विशेष अर्थ जो है निकल कर आता है, इनका एक अलग से अर्थ निकल के आता है सेठ साहूकार के। जैसे दाल रोटी एक शब्द है, भैया दाल रोटी चल रही, इसका मतलब ये नहीं है कि दाल रोटी खा रहे हैं, इसका मतलब भैया रोजी रोटी किसी तरह से चल रही है, अन्न पानी हमारा चल रहा है, दाना पानी चल रहा है, दाल रोटी चल रही, खाने पीने के लिए है, समझ रहे हैं ना। यहाँ वजह से कह दिया लेन देन, इनके वहाँ से हमारा लेन देन है, यानी कि संबंध की बात यहाँ पर हो गई। यहाँ पर इनके वहाँ से किसी के वहाँ से, हमारे वहाँ पड़ोसी के वहाँ से हमारा लेन देन है, इसका मतलब पड़ोसी के वहाँ से अच्छा संबंध है। यहाँ पर लेन देन का मतलब क्या हो गया, फिर यहाँ पे संबंध की बात हो रही है। यहाँ पर दाल रोटी का मतलब क्या, उसके पास खाने पीने की चीज़ें, दाल रोटी चल रही है, दाल रोटी चलती रहनी चाहिए, मतलब क्या, यहाँ पर रोजगार की बात हो गई। या फिर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर उसके पास खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध हैं, पर्याप्त होनी, खाने पीने की बात हो जा रही है, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर उसका एक अलग से अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, समाहार द्वंद हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, समाहार द्वंद हो जाएगा। तो द्वंद के 3 प्रकार हैं, आपने समझ लिया। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना होगा कि जो द्वंद्व समास होता है, इसमें जो है स्त्रीलिंग पद जो होता है वो पूर्व पद होता है। यहाँ पर क्या होगा, पूर्व पद, जैसे यहाँ पूर्व पद माता है, यहाँ माता क्या है, स्त्रीलिंग है। यहाँ पर पूर्व पद जब भी द्वंद्व समास होगा वहाँ पर क्या होगा, प्रायः जो पूर्व पद है वह स्त्रीलिंग ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पर पूर्व पद भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रायः की बात की गई है, हम ऐसा होगा यह जो है कंफर्म नहीं है, जैसे भाई बहन में नहीं होगा। यहाँ पर भाई बहन, यहाँ पर भी द्वंद्व समास है, लेकिन यहाँ भाई तो पुल्लिंग हो गया। यहाँ पर हर जगह होगा ऐसा नहीं, लेकिन अधिकतर जो होगा वह क्या होगा, यहाँ पर पूर्व पद ही प्रधान होगा। जैसे सीताराम, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सीता राम, यहाँ पर जो है पहला पद ही जो है स्त्रीलिंग है। यहाँ पर माता पिता, चाचा चाची में नहीं होगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, यहाँ पे प्रायः ऐसे शब्द होंगे जो है क्या होंगे, या तो जो है स्त्रीलिंग वाले होंगे। और एक चीज़ और यहाँ पर होगा, जो पहला पद होगा वह कम शब्द अक्षरों का होगा। पहला पद जो होगा वह कम अक्षर, जैसे सेठ साहूकार, यहाँ पे सेठ 2 ही अक्षर हैं, यहाँ पर साहूकार यहाँ 4 अक्षर हैं। जो पहला पद होगा उसमें अक्सर जो आपको मिलेगा क्या होगा, वह कम शब्द मिलेंगे, जैसे थोड़ा बहुत 2 ही अक्षर हैं, यहाँ पर 3 अक्षर हैं। तो यह चीज़ें भी एक पैटर्न है, इसको भी यहाँ पर समझ लीजिए। यह परीक्षा में नहीं आएंगे, बस आपके काम की हैं चीज़ें, इसलिए यहाँ पर इसको हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं बहुव्रीहि समास क्या होता है। यहाँ पर क्या है, बहुव्रीहि समास, इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जिस समास में दोनों पद के माध्यम से एक विशेष अर्थ का बोध होता है उसको क्या बोलते हैं, हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। यहाँ पर दोनों पद की प्रधानता नहीं होगी, यहाँ पर दोनों, प्रथम पद और उत्तम पद, दोनों पद प्रधान नहीं रह जाएंगे, एक तीसरा पद प्रधान हो जाएगा। जैसे महात्मा, महान है जिसकी आत्मा, महान है जिसकी आत्मा यानी ऊंची आत्मा वाला। यहाँ पर क्या हो गया, जो ऊंची आत्मा वाला है यानी महान आत्मा है उसकी बात की जा रही है। यहाँ पे एक अलग अर्थ निकल के आ रहा है, महान और आत्मा दोनों से जो जुड़कर एक अलग अर्थ निकल के आ रहा है कि एक महान ऊंची आत्मा वाला व्यक्ति कोई है ना। नीलकंठ की बात करेंगे तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन, अर्थात भगवान शिव। यहाँ पर नीलकंठ से किसका तात्पर्य जा रहा है, किसके लिए बात हो रही है, भगवान शिव के लिए बात हो रही है। तो यहाँ पर नीलकंठ जो है दोनों अप्रधान हो गए, दोनों यहाँ पर गौड़ हो गए, और प्रधान कौन हो गया, प्रधान हो गया शिव। यहाँ पर शिव जी तो वैसे प्रधान हैं, वो विश्व के जो है अन्नदाता हैं, वही हैं सब कुछ करने वाले, तो वो तो प्रधान है ही, लेकिन यहाँ पर शब्द में कौन प्रधान है, वही प्रधान है, तो यहाँ पर शिव प्रधान हो गए। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, जिसका पेट लंबा है, जिसका पेट लंबा है में क्या आपको समझ में आ रहा है, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, वह कौन है, भगवान गणेश। यहाँ गणेश जी की बात हो रही है, यहाँ पर कौन है, भगवान गणेश, यहाँ पे गणेश की बात हो रही है। तो यहाँ पर एक तीसरा अर्थ यहाँ पर निकल कर आ रहा है, तीसरे अर्थ शब्द के बारे में यहाँ पर बात चल रही है। जैसे गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, उन्होंने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पे उठाया था ना, इस वजह से उनको क्या बोलते हैं, गिरिधर बोलते हैं, गिरिधर नागर। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर गिरि को धारण करने वाला, गिरि को धारण करने वाला यानी पर्वत को उठा लेने वाला, पर्वत को धारण करने वाला, वह कौन है, किसने उठाया था गोवर्धन पर्वत, भगवान कृष्ण। यहाँ पर गिरिधर की बात आते ही किसकी बात आ जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण की। जैसे चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला, चक्र को कौन धारण करता है, भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु। चक्र धारण करने वाला कौन,
भगवान विष्णु, यहाँ पर चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला अर्थात भगवान विष्णु। यहाँ पे अर्थात जैसे ही आया आपने क्या कह दिया कि यह जो है क्या हो गया, यह जो है बहुव्रीहि समास हो गया। तुरंत यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो यह था हमारा समास का पूरा टॉपिक। हमने समास को यहाँ पर समझ लिया है और अब हम समझेंगे समास पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हम यहाँ पर अगले जो हमारे सेशन में, अगले क्लास में हम समास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो यह रहा पूरा समास का हमारा टॉपिक। अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं एसआई के लिए या फिर और भी जो है सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, एसआई का पूरा केजे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें एसआई की पूरी सारे सब्जेक्ट्स को आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा और बहुत विशेषज्ञ टीम के द्वारा आपको यहाँ पर चीज़ों को पढ़ाई जाएंगी, तो अभी जो है प्ले स्टोर पे जाके यहाँ पर कोचिंग जंक्शन ऐप डाउनलोड करें और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है उनको जो है आप नंबर जो दिए गए हैं उन पर आप संपर्क करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें और जल्दी से जल्दी आप जो है इस बैच में ज्वाइन हो जाएं। तो यह जो है समास का हमारा का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। अब हम समझेंगे क्या इस पर जो है प्रश्न जो आए हुए हैं और जो आने की जिनकी संभावना है उनको यहाँ पर हल करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वह शुरू करेंगे। तो यह रहा पूरा हिंदी का हमारा पूरा एक समास का लेक्चर। तो बहुत बहुत शुक्रिया, पढ़ते रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। बाय।